अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है, ये पूरा मुकम्मल वीडियो आप देखिए, तभी आपको जो है ना पूरा बिजनेस का कंसेप्ट समझ में आएगा और कामयाबी और तरक्की और कैसे सक्सेस आपके पैरों के अंदर होता है, ये पूरा देखने के बाद समझ में आएगा। और हर उस नौजवान को भेजो जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, बिजनेस लाइन से, डेवलपमेंट लाइन से जो है अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहता है, दी कंप्लीट मैन। वो कब बनेगा, इसके लिए आपको ये पूरा मुकम्मल वीडियो ध्यान तवज्जो के साथ में देखकर इसको तमाम हमारे नौजवानों के साथ में आप शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह सबको फ़ायदा पहुँचेगा। कल हमने आपको बताए थे कि केरला का एक नौजवान जिसका नाम है मुस्तफ़ा, जिसने 14,000 रुपये से अपने जॉब की शुरुआत की और वो 14,000 रुपये भी उनकी फ़ैमिली के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखते थे कि वो जो पहली तनख्वाह उसने अपने वालिद साहब के हाथ में दिया, तो उसके वालिद साहब जो है वो किसी दूसरे के खेत में मजदूरी किया करते थे और उन्होंने पूरी लाइफ में कभी 14,000 रुपये एक साथ में नहीं देखे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जब बेटे ने उनको 14,000 रुपये दिया। वो कहने लगे, बेटा, ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं अपने ख़ुद के 14,000 रुपये देख रहा हूँ। और वो नौजवान, वो एक आइडियल नौजवान है हमारे तमाम नौजवानों के लिए। खाली मुस्लिम नौजवान नहीं कह रहा हूँ मैं, कॉमनली तमाम ही नौजवानों के लिए, चाहे आप किसी भी ज़ात से, समाज से, धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, सबके लिए वो नौजवान जो है वो एक आइडियल नौजवान है, जिसने अपने एक छोटे से कारोबार की शुरुआत किया और जितने लोग उसके साथ में शामिल थे, जो उसके कंपनी के एम्प्लॉइज़ थे, यानी जो पहले तो एक कमरे से उसने शुरुआत किया और सारे लोगों से कहा, भाई फ़िलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम लोगों को मंथली सैलरी दे सकूं, तो ऐसा करते हैं कि मैं तुमको प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा, तुम लोग पार्टनर बन के मेरे साथ में काम करो। आज उसी मुस्तफ़ा की कंपनी जो है वो है 100 मिलियन US$ कंपनी। मैंने उसका हिसाब किया तो वो होते हैं 750 करोड़ रुपये हमारे इंडिया के। एक ऐसा नौजवान जिसके पास कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे और जिसके टीचर ने उसकी फ़ीस भर के उसको ग्रेजुएशन कराया, आज उसी नौजवान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 750 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी। आज हम आपको इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करके हमारे वो सारे नौजवान जो ये कहते हैं कि अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल है, दुकान पे गए तो 3 दिन के बाद में वो दुकान बंद हो गई, और कहीं जॉब के लिए गए तो 2 महीने के बाद वहाँ से रेजिग्नेशन कर दी, काम का लोड बहुत ज़्यादा था, ऐसा था वैसा था, ये सारी चीज़ें ये फेल और नाकाम लोगों की निशानियाँ हैं। हम आज आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा एक नौजवान 750 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर सकता है तो आप क्यों नहीं? इफ़ ही कैन देन वाई नॉट यू? अगर वो कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं? कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको चेंज कर लाना पड़ेगा, सक्सेस आपके कदमों में होगा। सबसे पहली चीज़ वो है नीयतों का साफ़ होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। बुखारी शरीफ जो हदीस की सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताब मानी जाती है, उसकी पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो भी अमल हम करते हैं उसका दारो मदार नीयतों पर होता है। आपकी नीयतें कैसी हैं, किस नीयत से आप जो है कोई काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपका एक मकसद होना चाहिए, आपका एक पर्पज़ होना चाहिए, आपका एक एम, आपका एक गोल होना चाहिए। अगर आपके ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है, तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ढकेल रहे हो, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो बस। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में मकसद होता है, तो इसलिए सबसे पहले तो आपकी नीयत वो ये होना चाहिए कि आप जो भी काम करने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई तिजारत या कारोबार भले छोटे से छोटा हो, लेकिन उसके लिए पहले बड़े से बड़ी आपकी प्लानिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको तैरना आता नहीं और आपने
कुएं में छलांग लगा दिए, उसके बाद में जो अंजाम होगा वो सारी दुनिया के सामने है। यही आज हमारे मुस्लिम नौजवानों के साथ में हो रहा है। जिस लाइन को कभी सीखे नहीं, जिस लाइन के बारे में जानते नहीं, जिस लाइन के बारे में कुछ पता नहीं, पैसा है तो कूद गए वो कारोबार के अंदर और बाद में उसके अंदर फेल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप कोई भी लाइन, कोई भी काम, कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं तो आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका जहन जो है ना, पहले उस लाइन से एकसू होना चाहिए। एकसू होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं वो आपको खुद को पता होना चाहिए। और फिर आपकी जो नीयत जो है, नीयत उसके अंदर खुलूस होना चाहिए कि जो भी काम मैं शुरू कर रहा हूँ इसके अंदर मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े के मुताबिक कारोबार करूँगा, जो शराइत इस्लाम ने रखे हैं। जैसे एक सवाल मेरे से ये पूछा गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी जो कंपनी है उसको 750 करोड़ की जब बनाया तो उसने बैंक से लोन भी लिया होगा, कर्ज़े भी लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आप विदाउट लोन लिए, विदाउट बैंकों से कर्जा लिए, सिर्फ पब्लिक को अपने साथ में लेकर किस तरीके से इंडिया जैसे मुल्क के अंदर बड़े से बड़े कारोबार कर सकते हैं। कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपका छोटा लेवल है, छोटा लेवल बिजनेस का जो छोटा लेवल है, उसी लेवल से आप कारोबार को बढ़ाइए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या किया, जब उसके पास पैसों की कमी पड़ने लगी तो जो साथ में काम करने वाले थे उनको पार्टनरशिप में ले लिया। ये होता है तिजारत करने का, बिजनेस करने का तरीक़ा। एक मोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपए की एक कंपनी खड़ी हुई है, जिसके ऊपर तकरीबन 2.5 से 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था कंपनी के ऊपर। और इतना बड़ा, उस वक्त कंपनी का टोटल कैपिटल 10 लाख करोड़ का था। अब उतना अगर हम देखेंगे तो वो कंपनी के 25 से 30% होता है जो कंपनी के ऊपर लोन था, कर्जा था। कंपनी ने क्या किया, हर महीने जो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, मिसाल के तौर पे सिर्फ 2 लाख करोड़ का भी अगर हम इंटरेस्ट पकड़ते हैं 12% के हिसाब से, तो वो कितना होता है वो आपको हिसाब लगाना है। 24,000 करोड़ रुपये जो है, 2400 और उसके अंदर जो है 600 करोड़ जो है, इस तरीके से गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह हम मिलाते हैं। 3,000 करोड़ रुपये उनको सिर्फ और सिर्फ हर महीने बैंकों में सूद भरना पड़ रहा था। 3,000 करोड़ रुपये में तो सैकड़ों कंपनियां बन जाती है। नहीं, 3,000 करोड़ किसे कहते हैं, जिसमें एक पूरा शहर आबाद हो जाता है, एक पूरा गांव बस सकता है। उतने पैसे वो कंपनी सिर्फ सूद दे रही थी बैंकों को। तो फिर मुकेश अंबानी साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक नया स्टेप लिया और उन्होंने ये ऐलान किया, भाई हमारी कंपनी के अंदर जो लोग भी भागीदारी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए डोर ओपन है। फ़ौरन सऊदी की जो आरामको कंपनी है उसने रिलायंस का 10% ख़रीद लिया और उतने पैसे उनको दे दिए। कतर की एक कंपनी ने 5% लिया, दुबई की एक कंपनी ने 5%। इस तरीके से जितना भी उनका लोन था, जो 25 से 30%, उसके अंदर उनको भागीदार मिल गए। उन्होंने सब उनका जो कर्जा था वो नील कर दिया। मुकेश अंबानी ने पिछले साल 2020 में ये ऐलान किया था कि हम दिसंबर 2020 से पहले अपनी कंपनी को लोन फ्री कर देंगे और कर्ज मुक्त कर देंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि उससे 8 महीने पहले ही उन्होंने ऐलान किया, जब ये सारे उनको पार्टनर मिल गए और सारे बैंकों का कर्जा दे दिए, तभी उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमने तो वादा किए थे दिसंबर तक, लेकिन उससे 8 महीने पहले ही हम ये ऐलान करते हैं। आज हमारी कंपनी 100% जो है कर्ज मुक्त हो चुकी है पूरी तरह से। तो तरीक़ा क्या इख्तियार किया उन्होंने, नए पार्टनर लिए कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनरों में तकसीम होगा, जो नुकसान होगा वो पार्टनरों के सामने रहेगा। कंपनी अगर लेवल में चल रही है, हर चीज़ उनके सामने है, क्योंकि वो बराबर के भागीदार है, बराबर के पार्टनर है। ये तरीक़ा होता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इख्तियार किया कि उसने अपने साथ में कुछ पार्टनर ले लिए, बजाय इसके कि बैंकों से कर्जा लेता, बैंकों से लोन लेता, बैंकों से इंटरेस्ट लेता। और पार्टनर लेकर, और आप भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा जो कारोबार होता है ना, अगर नहीं पार्टनर तो जितने की आपका कैपिटल है उसी में
जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप नई बाइक मत खरीदो ना। जो हमारे नौजवान फेल होते हैं उसका रीज़न क्या होता है, जो पैसा दुकान में लगाना है, जो पैसा कारोबार में लगाना है, जो पैसा बिजनेस में लगाना है, वो पैसे में बाइक आ रही है। अभी दुकान शुरू होकर 6 महीने भी नहीं हुए कि शोरूम के सामने, दुकान के सामने नई शोरूम की बाइक आ गई 1.5 लाख 2 लाख रुपये की। लोगों को लग रहा है यार धंधा ज़्यादा चल रहा है शायद इसका, नई बाइक लेके आ गया इसने, कि फिर दूसरे दिन बाजू में दूसरी दुकान, तीसरे दिन तीसरी दुकान, चौथी दुकान। तो हमको ट्रिक नहीं आती है बिजनेस करने की, अपना डेवलपमेंट करने की, ये आना चाहिए हमको। और ये वही है कि जो पैसे तुम, क्या ज़रूरत है बाइक लेने की, मुझे आप बताइए, जो शाइनिंग मारने की। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया हूँ, ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है। भले घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं रहेगी, लेकिन आपको लोगों का एटीट्यूड देखना है ना, वो बाहर ही देखना आपने, सिर्फ एटीट्यूड। खाने को जवारी बाजरी नहीं, लेकिन बात करने का स्टाइल जैसा किसी बादशाह की बची कुची खुरचन है ये, बोलने का स्टाइल, मोबाइल का स्टाइल, बाइक का स्टाइल, ये चीज़ें एक फेल और नाकाम इंसान की निशानी है। एक सक्सेसफुल और कामयाब इंसान कैसे होता है, हमको मोहम्मद मुस्तफ़ा की यह सारी मिसालों से वो चीज़ हमको मिलती है। जो पैसा क्यों लगा रहे हो आप बाइक में, मोबाइल में, ये फालतू चीज़ें हैं। ये वही पैसा आप अपने दुकान में लगाओ। फिर जो शादी ब्याह की फजूल खर्ची, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वलीमे में फजूल खर्ची, शादी में फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो आप? जो पैसा आपका वलीमे में लगने वाला है, उसी पैसे को अपने कारोबार पे लगाओ, अपने बिजनेस पे लगाओ। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका बिजनेस डेवलप होगा। ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स, इन बेसिक्स के साथ में। और फिर दूसरा काम क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो पार्टनर्स थे, यानी काम करने वाले जितने भी लोग थे, उनको अपने साथ में पार्टनर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको एक हदीस सुनाया, ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार वो नीयतों पर है। हमारे यहाँ पे कारोबार बिजनेस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी नीयतों में होता है खोट, हमारी नीयतों में होती है ख़राबी। किसी से कर्ज़ा ले रहे हैं तो पहले ही ये नीयत होती है कि उसको नहीं देना है, उसको टोपी पिनाना है, या देना है तो उसको बहुत बाद में देना है। तो ये जो लोगों की नीयतों में खोट होती है, फिर वैसे लोग फेल हो जाते हैं। मुंह छुपाते फिरना पड़ता है, मोबाइल बंद कर देने पड़ते हैं, अंडरग्राउंड हो जाना पड़ता है, और रास्ते बदल देने पड़ते हैं, घर पे आने जाने के सब कुछ चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके नीयतों में खोट थी, आपके नीयतों के अंदर फॉल्ट था। फेल हो गए आप, आपको अंडरग्राउंड इसलिए होना पड़ा, आपको मुंह छुपा के इसलिए फिरना पड़ रहा है, आपको अपने सारे मोबाइल इसलिए बंद करने पड़ गए हैं क्योंकि आपकी नीयत में खोट था लोगों से कर्जा लेते वक्त में, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। और जिसकी नीयत साफ़ होती है, जिसकी नीयत साफ़ होती है, वो इंसान कैसे व्यवहार करता है, मैं आपको उसकी एक मिसाल देकर बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने एक कारोबार शुरू किया और उसको उस कारोबार में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तो मैंने एक हमारे और दूसरे दोस्त से उसको कर्ज़ा दिलाया, लेकिन मैंने साथ में ये भी तय कर दिया, मैंने कहा ये बग़ैर सूद का, बग़ैर ब्याज का, बग़ैर इंटरेस्ट का कर्ज़ा है, लेकिन शर्त ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इनको हर हफ्ते एक रकम अदा करो। और 6 महीने का ड्यूरेशन तय हुआ। हर हफ्ते अगर ये इंसान उसको पैसे देगा तो उसका कर्ज़ा पूरी तरह से नील हो जाएगा। अब जिस दोस्त को हमने कर्ज़ा दिलाए थे, उन्होंने क्या किए, हर हफ्ते पैसे ज़्यादा देना शुरू किए, यानी उन्होंने अपने खर्चे कम किए और जो नफ़ा आ रहा था वो देते गए। और मैं आपको बताऊं, जिस कर्ज़ के अदायगी का वादा 6 महीने का हुआ था, इन्होंने 4 महीने में ही वो पूरा कर्ज़ा नील कर दिए। और उनका अपना जो कारोबार था, जो कारोबार शुरू किए थे, वो माशाल्लाह उनका अब खुद का हो गया और पूरी तरह से सेट हो गया। जिससे हमने कर्ज़ा दिलाए थे उसके पैसे उसको मिल गए, इनका अपना बिजनेस सेट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इनकी नीयत जो है वो साफ़ थी, और इनकी नीयत पहले से ही ये थी कि मैंने कर्ज़ा जो लिया हुआ हूँ वो कर्ज़ा मुझे अदा करना है और उसमें ये कारोबार चलाना है। तो जिस इंसान की नीयत साफ़ होती है, फिर अल्लाह उसको ऐसी तरक्की देता है कि उसका अपना खुद का कारोबार भी सेट होता है, जिसके पैसे हैं उसको वो पैसे भी मिल जाते हैं। और जिस इंसान की नीयत में खोट होता है, और ये खोट के मामले आज बहुत हो रहे हैं मार्केट के अंदर, मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मेरे जैसे, आपको लंबी लंबी उनके चेहरों पे आपको दाढ़ियाँ नज़र आएंगी, माशाल्लाह सर पे टोपियाँ भी है, जुब्बे भी है। क्योंकि देखो, अभी मेरे जैसा आदमी अगर लेन देन करेगा तो किसके साथ में करेगा? मेरे जैसे लोगों के साथ में ही।
तो मैंने मेरे जैसे ही कई लोगों के साथ में लेन देन किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बैड एक्सपीरियंस मिला वो वैसे ही लोगों से मिला। पैसे लिए, मोबाइल बंद करके रखे हुए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हुए हैं, और दीन की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मामलात जो है ना, मामलात, असल इस्लाम ये जुब्बे वाला इस्लाम नहीं है, वो रुमाल वाला इस्लाम नहीं है, वो टोपी वाला और दाढ़ी वाला इस्लाम नहीं है। असल जो इस्लाम है वो ये है कि तुम्हारा मामलात वाला इस्लाम क्लियर हो, मुआशरत वाला इस्लाम क्लियर हो। ये तो इबादत वाला इस्लाम है, ये नमाज वाला इस्लाम, दाढ़ी वाला इस्लाम, टोपी वाला इस्लाम, नवाफिल वाला इस्लाम, इशराक और चाश्त वाला इस्लाम, ये नवाफिल वाला इस्लाम है ये। और इस्लाम जो है, एक मुसलमान दीन किसे कहते हैं? दीन 5 चीज़ों के मजमूए का नाम है। सबसे पहले तो आपके अकाइद दुरुस्त हो, इबादत हो, मुआमलात हो, मुआशरत हो, तहजीब व अखलाक हो। ये 5 चीज़ों के मजमूए का नाम दीन है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है? शोरूम, इसको मैं शोरूम कहता हूँ। टोपी वोपी आ गई माशाल्लाह, और माशाल्लाह ज़ाहिरी वज़ाक़त आ गई, जुब्बा आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन मुआमलात में इस्लाम और ईमान है ही नहीं। एक साहब ने हमारे एक दोस्त से कर्ज़ा लिए, अब वो उनको ढूंढते फिर रहा है, इधर उधर 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 उधर, कुछ पता ही नहीं है उनका। किसी ने बोला अरे भाई वो अल्लाह के रास्ते में है और फुलारे गांव में उनकी जमात चल रही है। ये गए उसके पास में कर्ज़े के लिए। अरे भाई आपने बोले थे मैं जुमेरात को दूंगा, ये जुमेरात को नहीं दिए, फिर अगले जुमेरात को नहीं, और कुछ बोले नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद है तुम्हारे, और तुम यहाँ पे आ गए अल्लाह के रास्ते में। अरे मुझे देना है भाई सामने वाले को, मैंने ज़ुबान दिया हुआ हूँ उस इंसान को, पैसे चाहिए मुझे, मेरा कर्ज़ लेने के लिए मैं आया हूँ। क्या कर्ज़ा लेते? बोले क्या कर्ज़ा लेते? और क्या कब्र में लेके जाने का है क्या कर्ज़ा? एक काम करो, अभी तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ। बोले तुम भी चिल्ला पूरा कर लो। कहाँ कर्ज़े वर्ज़े उसूल करते बैठे? अरे कुछ नहीं है, दुनिया के ज़िंदगी का कोई खरा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भला नहीं है। बोले तुम आए ना, अब आए वैसा, चलो आ जाओ, बोले हमारे साथ में शामिल हो जाओ, तुम भी लगा लो। बोले अब चिल्ला। मुझे आप बताओ ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है? मामलात वाले दीन के एतबार से पूरी तरह से हम फेल है, फेल। मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और वो जो मैंने दूसरे नौजवान की मिसाल आपको दिया, जिसकी नीयत पहले ही कि भाई मैंने किसी से पैसे लिया हूँ, इसको मुझे कारोबार में लगाना है, तिजारत में लगा के, उसने जो है 6 महीने का वादा किया और 4 महीने में पैसे अदा कर दिया। तो फिर अब इसके बाद में क्या होता है? क्योंकि देखो हमारी तरतीब तो ये होती है कि हम तो खुद एक गरीब आदमी हैं, लेकिन हम लोगों को किसी और से कोई देने वाला है तो हम उसके ज़रिए से जो है, किसी को कोई काम है, मजबूर है। एक ने बोला मेरी माँ दवा खाने के अंदर एडमिट है, एड़ियाँ रगड़ रही है और हॉस्पिटल में इलाज को पैसे नहीं है, मेरी फुलानी चीज़ बेच के मैं तुमको 1 हफ्ते के बाद में पैसे दे देता हूँ। अब उसको किसी और के ज़रिए से कर्ज़ा दिला दिए, उसकी माँ का तो काम वगैरह सब कुछ हो गया, वो डिस्चार्ज होकर घर पर आ गई, माशाल्लाह खा रही है, पी रही है, सब कुछ ऐश आराम में है। लेकिन जिसने आपको कर्ज़ दे के आपकी इज्जत बचाया हॉस्पिटल के अंदर, उसको पैसे वक्त पे देना छोड़कर आज 1-1, 2-2 साल हो चुके हैं। और जिस इंसान ने बीच में जिम्मेदारी लिया उसको देना पड़ रहे हैं उसको पैसे, क्योंकि भाई हमने तो आपके बोलने पे दिए थे। ये मामलात हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसीलिए हम फेल है, फेल। कारोबार की लाइन में फेल है, तिजारत की लाइन में। हमारी तिजारतें क्यों फेल होती, हमारे कारोबार क्यों फेल होते? इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि मामलात की सफाई नहीं है हमारे पास। हमने मामलात के इस्लाम को सीखा नहीं, हमने जो है तिजारत के इस्लाम को सीखा नहीं, मालूम ही नहीं है हमको। पैसे ले रहे हैं बस, आ गए, इसका मतलब अब अपने बाप का माल है, बाप ने मीरास में छोड़ के गया था, उसको खर्चा करो, देखेंगे बाद में अदा करने का है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, फेल होते हैं लोग। मैं देखता हूँ, मैं आज से 30 साल पहले जिस इंसान को जिस हालत में देखता था, आज वो उससे ज़्यादा बदतर हालत में है। तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई इसकी इतनी बुरी और बदतर हालत क्यों हुई? क्योंकि नीयतें साफ़ नहीं थी पहले से ही। अगर नीयतें साफ़ होती थी तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे उस दोस्त की मिसाल कि जिसने 4 महीने में पैसे अदा करके अपना खुद का कारोबार सेट किया, आज माशाल्लाह उसी कारोबार के ऊपर उसने अपना खुद का घर खरीद लिया और पीछे जो दुकान के बाहर ये दुकान लगाया करता था वो दुकान किराए से ले लिया उसने। मुझे आप बताइए ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ नीयतों के सफाई की वजह से। नीयतों के सफाई की वजह से। नीयत साफ होना चाहिए इंसान की।
और जहाँ नीयतों में खोट होंगी तो जैसा मैंने बताया 30 साल 40 साल पहले जहाँ थे उससे बदतर और बुरी हालतों के अंदर है, ज़कात के मुस्तहिक और मोहताज हो चुके हैं, भीख मांगने की नौबतें आ गई है। तो भाई तुमने 4 साल तक क्या करते रहे, कौन सा खेत काटते रहे तुम, इतने 30-40 साल तक कौन सा खेत काटते रहे आप, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के केस में हमको ये मिलेगा, उन्होंने जो है माशाअल्लाह पूरी एकसुई मेहनत जद्दोजहद के साथ में काम किया और अपनी नीयतों को पहले से साफ रखा। और जो लोग उनके साथ में काम करने के लिए थे उनको अपना पार्टनर बना लिया और माशाअल्लाह उनसे कहा मैं तुमको सबको करोड़पति बनाऊंगा। वो सब करोड़पति बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे जो नीयतों में खोट होती है, मामलात की सफाई नहीं होती है, पहले ही नीयत ये होती है कि मैं कैसे कमाऊँ। हमारे यहाँ जो पार्टनरशिपें कामयाब नहीं होती है, मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे गुजरात में, जब हम पढ़ते थे तो एक आदमी आया उनके पास में मशवरा लेने के लिए। आदमी बोले तो हमारे मदरसे का ही एक उस्ताद था। मैं जब हमारे उन उस्ताद के साथ में बैठा हुआ था, वो आए और वो कहने लगे, बोले हज़रत मैं फ़ुलाने के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करना चाहता हूँ। तो मुझे आज तक हमारे उन उस्ताद का जुमला याद है। उन्होंने कहा था, बोले देखो भाई, भागीदारी ना किसी को रास आई है और ना आएगी। ये एक जुमला, भागीदारी, भागीदारी मतलब हिस्सेदारी, पार्टनरशिप, ना किसी को रास आई है और ना आएगी, ये उनका जुमला था। ये उन्होंने क्यों कहा था? अपने तजुर्बात की बुनियाद पर, अपने तजुर्बात की बुनियाद पर उनको नसीहत कर रहे थे। क्योंकि आज हमारे ज़माने में कैसा हो चुका है, नीयतों में बिगाड़ फ़ौरन आता है। अभी कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 100 में से मैं समझता हूँ 100 में से ऐसे 1% या 10% लोग होते होंगे जो पार्टनरशिप के अंदर 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल से जिनके कारोबार चल रहे हैं। उसके लिए नीयतें जो है ना बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए और मामलात एकदम क्लियर होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। जहाँ पे कारोबार के मामलात क्लियर होते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, वहाँ पे कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन वैसे सिर्फ 1% या 10% होते हैं। 90% हमारे यहाँ पे पार्टनरशिपें कैसे फेल होती है, 2 मिसालें मैं आपको दूंगा। लॉकडाउन की वजह से एक मेरा शागिर्द, वो अपने घर के सामने बैठा हुआ है, यानी घर की जो दरवाजे के अंदर चौखट में बैठा हुआ है, बाहर जा नहीं सकते, रोड के ऊपर पूरे पुलिस वाले हैं, पूरी तरह से कड़क लॉकडाउन है। आज से 1 साल पहले का चौखट में बैठे बैठे परेशान हो गया वो, उसकी नौकरी चले गई, जॉब चली गई। अचानक में एक आदमी सामने से उसके गुजरा तो इसने उसको सलाम किया, उसने इसको सलाम किया। तो इसने उस आदमी से कहा और बोले, रफ़ीक भाई कैसे है आप? खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो तुम फुलानी होटल के अंदर जो है चाय वाय बनाने का काम करते थे ना, वहाँ पे चाय भजिए जिलेबी वगैरह बनाते थे। अरे बनाता था, बोले यार मगर वो लॉकडाउन की वजह से होटल बंद हो गई, मालिक ने बोल दिया भाई होटल चालू करने का कुछ ये नहीं है, मैं खाली हूँ बोले अभी। तो बोले यार एक काम करेंगे ना, चलो बोले अपन दोनों मिल के खुद एक चाय की होटल डालते हैं, दोनों मिल के। चलो मैं पैसा लगाता हूँ, हम दोनों बैठेंगे, टाइम वगैरह सब कुछ तय करेंगे। और माशाल्लाह तुम तो यार वस्ताद 1 नंबर के हो, चाय भी बनाना आती है तुमको, जिलेबी भजिए भी बनाना आते हैं और दूसरी चीज़ें भी तुम बना सकते हो नाश्ते वगैरह के अंदर। तो एक काम करेंगे, पार्टनरशिप में डालेंगे बोले होटल, जो नफ़ा आएगा। अभी तक तो तुम खुद दूसरे के पास में मज़दूर थे, मैं तुमको मज़दूर के तौर पे नहीं रखता हूँ, मैं तुमको पार्टनर बोल के मेरे पास में रखता हूँ। अच्छी बात है ना? बोले चलेगा, कोई मसला नहीं है। अब ये जो बेचारा बंदा था, इसके पास में जो इतने दिन काम किया, जो जमा पूंजी सब कुछ कर करा के इसने किसी तरह से 30-40 हज़ार रुपये जमा किया। एक जगह पे एक दुकान खाली थी, दुकान के मालिक से, ओनर से बातचीत किए, दुकान अपने कब्ज़े में ले लिए। वहाँ पे थोड़ा सा टेबल कुर्सी का इंतज़ाम, वहाँ पे चाय का सामान वगैरह जो है लेकर आए। वो सारी चीज़ें लाने के बाद में पूरी तरह से होटल सेट किए। फ़ौरन फिर वो दुकान का जो मालिक है वो आया। उसने बोला भाई मैंने तुमको किराए से तो दिया, लेकिन तुमने मुझे डिपॉज़िट नहीं दिए। बोले मुझे भी 40 हज़ार रुपये डिपॉज़िट चाहिए। तो इसने बोला यार उतने तो नहीं कर सकता मैं। ठीक है एक काम करो 30 हज़ार दे दो। बोले तो इन्होंने बोले यार पहले आपने बोले नहीं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मुसलमान हैं, लेकिन इनके मामलात एकदम यानी मामलात जब आप दुकान दे रहे थे तब आपने डिपॉजिट का क्यों नहीं बोले। इससे पता चलता है कि आपकी नीयत में खोट था यहाँ पे। क्योंकि मामलात क्लियर रखो,
मामलात जो है, जब आप दुकान दे रहे पहले से आपने बोलना चाहिए कि भाई अगर मेरी दुकान चाहिए ना 30,000 रुपये डिपॉजिट है और इतने हज़ार रुपये किराया है। लेकिन जब दुकान वाले ने देख लिया कि इन्होंने दुकान में सामान लेके आ गए, दुकान को सेट कर दिए और पूरा पैसा उस पर 30-40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद अब इसको लगा कि भाई अब ये तो दुकान में आ ही गए, अब मैं इनको अगर डिपॉजिट के पैसे मांगूंगा तो इनके बाप को भी देना ही देना है, क्योंकि रोड पे तो सामान रख नहीं सकते। ये हमारी फितरत है, इसे मैं खबासत वाली फितरत कहता हूँ, इसे मैं हराम और कमीनेपन वाली फितरत कहता हूँ कि किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना। अरे जब तेरे को डिपॉजिट चाहिए था तो तू क्या अंधा था क्या? तू पहले बोल नहीं सकता था उस टाइम पे? लेकिन मजबूरी कि पहले सामने वाले को लाओ मजबूरी के अंदर और उसके बाद डिपॉजिट मांगो, तो इनके बाप को भी देना पड़ता फिर, क्योंकि रोड पे तो सामान नहीं रख सकते। ये आज के मुसलमानों के जूते खाने की और बिजनेस और कारोबार में फेल होने का एक बुनियादी रीज़न जो मैंने पहले ही बताया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बैठ गए उसकी बोकांडी के ऊपर। अब वो बेचारा गरीब, उसने बोला यार अब मैं पैसे लाऊं तो कहाँ से, क्योंकि ये सामान के लिए मैंने पहले जो है कहीं और से सामान का इंतज़ाम किया। उन्होंने क्या किए और परेशान हो गए वो, अब भाई किसको मांगना। फिर एक उनके और एक जो है पहचानत में एक साहब थे, उनको बोले अरे यार एक काम करो, बोले बहुत ज़्यादा हमारी मजबूरी है, एक 30,000 रुपये तुम हमको उधार दो और तुम हमारे साथ तीसरे पार्टनर हो जाओ। तो हम 3 पार्टनर होंगे, फिर क्या है जो भी नफ़ा आएगा अपनी दुकान के अंदर तीनों मिलके बांट कर लेंगे। बोले अच्छी बात है। उन्होंने इनको 30,000 रुपये दिए, सिर्फ पैसे दे के वो भी इनके साथ में तीसरे पार्टनर बन गए और इन्होंने वो दुकान वाले के हवाले वो पैसे कर दिए। अब माशाअल्लाह दुकान चालू हो गई, और दुकान चालू होने के बाद में वो जो नौजवान था जिसके माइंड में ये कंसेप्ट आया हुआ था, उसने क्या किया, जिसने होटल के शुरुआत की सबसे पहले, जिसके जहन में बात आई, उसने मार्केट में और भी होटलें चल रही है और भी लोग जो है नाश्ता पानी वगैरह बेच रहे हैं, मैं कोई नया फार्मूला इस्तेमाल करता हूं जिसकी वजह से मेरी होटल जो है एकदम से लोगों के नज़रों में भी आए और कारोबार भी मेरा बढ़ जाए। उसने एक नया फार्मूला इस्तेमाल किया और वो फार्मूले की वजह से जो है रेट वगैरह कुछ कम करके, क्वालिटी अच्छी करके जब उसने अपने होटल की शुरुआत की तो पहले ही दिन से होटल ने पिकअप पकड़ना शुरू कर दी। अब माशाअल्लाह होटल के अंदर रोज़ाना जो है तकरीबन 4 से 5,000 रुपये नफ़ा आ रहा है, पूरा ख़र्चा वगैरह जाके। अब 5,000 रुपये भी अगर नफ़ा पकड़ते हैं तो तीनों पार्टनरों को 1500 रुपये आ रहे हैं। फिर दूसरे दिन जो है और ज़्यादा नफ़ा बढ़ गया, 8 से 10,000 रुपये नफ़ा हो गया। अब तीनों पार्टनरों को जो है तकरीबन जो है 4-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद और नफ़ा बढ़ गया। अब वो जो होटल थी उसको शुरू होके सिर्फ 4 दिन हुए, सिर्फ 4 दिन, लेकिन 4 दिन के अंदर ही जब समझ में आ गया कि माशाल्लाह प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो इन्होंने जिन साहब से 30,000 रुपये कर्जा लेकर वो होटल वाले के जो मालिक था उसको डिपॉजिट दिए थे, उन साहब ने, वो जो पकाने वाला जो भटियारी था या जो वस्ताद था, रात में होटल वगैरह जब सब कुछ बंद हो गई उसके घर पे गए और जाने के बाद उससे मुलाकात वगैरह की। और रफ़ीक भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बोले जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बोले ये शफीक जो तुम्हारे साथ में शामिल हुआ है पार्टनरशिप में, जो इसने तुम्हारे साथ किया, इसने टोटल ख़र्चा कितना किया होटल के ऊपर? बोले कुछ हम साथ में गए थे बाज़ार में, कुछ 35 से 40 हज़ार का सामान वगैरह आया हुआ है। तो बोले एक काम करता मैं, इसके 35 से 40 हज़ार इसके मुंह पे मार देते हैं, इसको पार्टनरशिप से बाहर निकाल देंगे, फिर हम दोनों मिलके पार्टनर रहेंगे, क्योंकि डिपॉजिट तो दुकान का मैंने दिया हुआ हूँ, मैंने किराए से लिया हुआ हूँ, तो इस वजह से होटल तो अपनी हुई, इसका क्या है? बोले चलो, बोले मेरे साथ में। अब वो उसको लेकर उसी टाइम पे वो जो इंसान था जो चौखट में बैठ के सबसे पहले जिसके माइंड में कंसेप्ट आया था, इन लोगों ने जाके उसके हाथ में जो है 35 से 40 हज़ार जो भी उसका ख़र्चा था उसको दिए और उसको बोले भाई आज से तेरी पार्टनरशिप ख़त्म, चल तेरे को हमने पार्टनरशिप से बाहर निकाल दिए, अब इसके बाद तू कभी होटल के सामने भी दिखाना तो दोनों टांगा तोड़ देंगे तेरे, आना नहीं उधर, क्योंकि अब हम बन गए हैं होटल के ओनर और मालिक और ये वस्ताद हो गए हैं हमारे पार्टनर, अब हम मिलके होटल चलाएंगे। अब मुझे आप बताइए, वो नौजवान मेरा शागिर्द है, रोते हुए आया, वही रोते हुए, ऑफिस मेरा बंद था, मैं घर पे था उस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मेरी भी एक तरतीब ये रहती, मैं गवर्नमेंट के रूल्स को पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ।
वो रोते हुए आया मेरे पास, रोते हुए। फिर मैं आया नीचे, फिर हम बैठे। मैं बोला भाई क्या मसला है? फिर पता चला कि इस तरीके से उसके साथ में हादसा पेश आया कि कंसेप्ट उसके जहन में आया, फॉर्मूला उसके माइंड में आया, और उसने गलती से जो है 2 पार्टनर अपने साथ में ले लिया। बाद में वो एक हो गया और इसको उन्होंने जो है हकाल दिए, बीच में से निकाल दिए। इसे कहते हैं नीयतों का खोट, इसे कहते हैं नीयतों की खराबी, जिसकी वजह से मुसलमानों के कारोबार ना फलते हैं, ना फूलते हैं, ना तरक्की करते हैं, और ना ही हम जो है ऊपर जा सकते हैं। फिर जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी वहीं पे हम आ जाते हैं। नीयतों की सफाई ये है कि जब 3 पार्टनर के साथ में आपने कारोबार की शुरुआत की थी तो आप तीनों पार्टनर मिलके वो कारोबार करते। जो भी नफ़ा आ रहा, आपकी नीयतों में खोट क्यों आया? खोट क्यों आया? वो तो वैसा ही हो गया। वो एक मुर्गी का वाक़या है जो रोज़ाना एक सोने का अंडा देती थी, तो बोले चलो इसका पेट फाड़ के देखते हैं, पूरे अंडे एक ही दिन में निकाल लेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो, ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का केस है, इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। नीयतें साफ़ होना चाहिए। किसी से कर्ज़ा ले रहे तो नीयत साफ़, किसी को पार्टनरशिप में ले रहे हैं तो आपकी नीयत साफ़ हो। इसी तरीके से जब कारोबार आप शुरू कर रहे हो तो आपके अंदर अखलाक होना चाहिए, आपके अंदर नरमी होना चाहिए, आपके अंदर जो है ना, वक्त पे आप दुकान पे जा रहे हो, कस्टमर आए तो उनसे नरमी से वो आप जो है ना, अपने आप को मोहताज समझो, अपने आप को मोहताज। वो आपका मोहताज नहीं है, आप मोहताज हो, क्योंकि आपके जैसी तो 50 दुकानें हैं मार्केट में, दूसरे के पास से जाके लेंगे हो। मगर आपका एटीट्यूड, और मैंने ये देखा हूँ हमारी कौम में पैसा पचाने की वो भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है। पैसा पचाना इसे कहते हैं कि छोटे से कारोबार से शुरुआत किए थे, अब ज़रा पैसा आने लग गया है तो उसको पचाना सीखो। उसको पचाना किसे कहते हैं? पचाना ये है कि तुम कितना कमा रहे हो वो तुम्हारा नज़र नहीं आना चाहिए। तुम्हारी गाड़ी जैसी के वैसी हो, तुम्हारा लाइफ स्टाइल जैसे क्या वैसा हो, तुम्हारा कारोबार जैसे चल रहा था, बल्कि उल्टा तुम्हारे अंदर और ज़्यादा नरमी आना चाहिए। कस्टमर आया, आप उससे नरमी से बात कर रहे, आप उससे रिस्पेक्ट से बात कर रहे, उसको मिलकर बात कर रहे। और मैंने खुद ये चीज़ देखा हूँ, बड़े बड़े होलसेलर्स, बड़े बड़े कारोबार करने वालों के साथ में, बड़े बड़े जिनकी कंपनियाँ चलती है, फैक्ट्रियाँ चलती है। कभी गए आप ऐसे किसी सेठ के पास में? जाओ आप, आपको जितना बड़ा इंसान होगा जो मर्सिडीज़ और ऑडी से नीचे पैर नहीं रखता होगा, लेकिन वो इतनी आजीज़ी से, इतने नरमी से, इतने मिल के, इतने प्यार से आपसे बात करेगा, आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तभी जाके अल्लाह ने उनको वो मकाम पे, वो लेवल पे पहुंचाया हुआ है। और हमारा मामला ये हो जाता है, हमारा छोटा सा कारोबार भी हम शुरू करें तो पहले तो हमारा जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड किसे कहते हैं? कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आया है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या आप किसी से भी बात कर रहे हो, पहला जो काम होता है वो फ़ोन बाजू में रख दो, और बाजू में रखने के बाद पूरे आजीज़ी से उससे पूछो, जी सर, जी बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? जी मैम, जी बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ? आपके अंदर ये आजीज़ी होंगी। भले वो कस्टमर ने कुछ नहीं लेकर गया, वो दूसरी बार आएगा, तीसरी बार, चौथी बार, कभी ना कभी वो आपके पास आएगा और 10 लोगों को बोलेगा फलाना दुकानदार बहुत मुतवाज़े मुनकसिरुल मिजाज है। और अगर आपका एटीट्यूड है, आप फ़ोन पे बात कर रहे, रुको ज़रा, रुको, बात कर रहा हूँ मैं, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा? तेरे बाप से बात कर रहा। ये तेरा घमंडी एटीट्यूड, तेरे बाप के नौकर हैं हम, तेरी दुकान पे सामान लेने को आए तो हवरे, हमको क्या बाज़ार में दूसरी दुकानें नहीं हैं? चल हट, दूसरी दुकान पे चले जाते हम। फिर दूसरी बार वो गलती से भी आपकी दुकान पे नहीं आएगा, उसको मालूम है आप घमंडी है, आकुड़ू है, आपको कस्टमर की कदर नहीं है। आप जाओ ना कभी मलेशिया जाओ, आप थाईलैंड जाओ, आप दूसरे मुल्कों में जाओ, आप देखो वहाँ पे कस्टमर के साथ में जो तवाज़ो, आजीज़ी, इनके सारी का वो लोग मुआमला करते हैं, ऐसे हमारे इस्लाम में तो जायज़ नहीं है। वो ऐसे खड़े रहते हैं वो दुकान के आगे और ऐसे गर्दन झुका के जो है ऐसा, इस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ आपको बता रहे हैं। वो चाइना में जाओ आप, चलो, जो लोग चाइना गए होंगे बिज़नेस के सिलसिले में, उन्होंने देखे होंगे चाइना वाले लोगों के अंदर कितनी आजीज़ी, इनके सारी, जबकि बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं वहाँ पे लोग। वो हमारे यहाँ नहीं, मोबाइल पे बात चालू है इसकी, रुको ज़रा बात कर रहा हूँ मैं। अरे बात कर रहा तो क्या एहसान कर रहा क्या हमारे ऊपर? ये हमारा एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड की वजह से। अच्छा, कभी मोबाइल पे नहीं भी बात चालू है ना,
तो साथ में कोई दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, उनके साथ छिछोरापन चल रहा है, जबकि ये एकदम थर्ड क्लास और झोपड़पट्टीपन की निशानी है कि आप अपने काउंटर पे बैठे हुए हैं, आप अपने बिजनेस पे बैठे हुए हैं और वहाँ आप अपने छपरी और टपोरी दोस्तों को जमा करके बैठ रहे हो। यह बिजनेस फेल होने की पहली निशानी। जिसके भी छपरी टपोरी दोस्त होंगे जो उसके दुकान पे आके बैठ रहे हैं, वहाँ उससे जो है बातचीत कर रहे हैं और ये अपने कस्टमर्स से ज़्यादा और उनसे ज़्यादा अगर अपने दोस्तों को उनको जो है पूरी तरह से उनको पूरा टाइम दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, ये बिजनेसमैन फेल होने वाला है। कारोबार की जगह पे दोस्तों के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप उनको बिठाए, कस्टमर खड़े हुआ है सामने, दोस्तों में बात चल रही, और रफीक अपन घूमने को गए थे, मज़ा आया। बोले यार वो ढाबा बंद था यार, खाना बहुत मस्त मिलता। बोले रुको ना यार, बात चल रही ना, दिख रहा नहीं क्या तुमको? ये एटीट्यूड, इसको बोलते झोपड़पट्टीपन वाला एटीट्यूड, थर्ड क्लास एटीट्यूड, भिखारी एटीट्यूड। या ऐसा भिखारी इंसान कुछ नहीं कर सकते आप। एक बात याद रखो, जब तक कि आदमी 100% प्रोफेशनल नहीं बनता, ये आना चाहिए आपके अंदर। तो कारोबार हमारे इसलिए फेल होते हैं। और फिर उसके बाद में आपका जो आप हर कस्टमर को बराबर से जो है अटेंशन दीजिए, हर कस्टमर को। अब आपके काउंटर के ऊपर एक ने आपको खाने का ऑर्डर दिया, आपकी खाने की होटल है, 4 कस्टमर आपके सामने बैठे हुए हैं और उसी में जो है एक कस्टमर कार में आ गया बाहर से या बुलेट पे आ गया और आप काउंटर से भाग रहे उसके पास में जाके, जी जी भाई भाई क्या भाई आपको क्या चाहिए, अब भी मैं ला कर देता हूँ। अब ये जो 4 लोग हैं वेटिंग में हैं, इनका नंबर है, इनको छोड़ के अगर तुम उसको ले जाके दे रहे हो तो ये 4 कस्टमर टूटने वाले हैं। मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं एक बार वेटिंग में बैठा हुआ था एक होटल में, हमने खाने का ऑर्डर दिए और हम 4 जन बैठे हुए थे कुर्सी पे आजू बाजू वेटिंग में। अचानक बुलेट पे एक साहब आ गए, तो ये काउंटर से भागते हुए गए, वहाँ से उनका ऑर्डर ला रहे और पहले उनको ले जाके दे रहे। तो मेरे बाजू वाला जो था उसने मुझे बोला, बोले मुफ्ती साहब ये इसके बहन का मर्द है क्या? बोले ये नहीं भाव नहीं है उसका, जो उसको इतने आजीजी से इनके सारी से जो है रोड पे ले जाके बुलेट पे आया। इसका मतलब ये मेरे पास में भी मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। बोले क्या मैं मर्सिडीज़ नहीं लेके आ सकता क्या? बोले साले भिखारी, बोले धंधा करना आता नहीं, कोई बुलेट पे आ गया तो उसके आगे दुम हिलाने लग गए, कार में आ गया तो दुम हिलाने। हम क्या एड़े दिख रहे क्या भीख में आए हमको क्या सदक़े का खाना दे रहा क्या यहाँ पे? हम भी जो यहाँ वेटिंग में बैठे हुए हैं, जब सब लोगों को नंबर देना चाहिए और नंबर से सबको खाना देना चाहिए। नहीं बुलेट पे आते बहन का मर्द आए वैसा भागते हुए जाके उसको भवनी को जो है पहले उसको दे रहा, बोले ये ले जाके। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फिर मैंने उनको ठंडा किया, मैं बोला नहीं नहीं सबर सबर सबर, हम ईमान वाले हैं। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सबर सबर। मैं बोला अब मैं और ज़्यादा बोलूँगा तो यहीं बयान शुरू हो जाएगा, सारे कस्टमर यहीं पे जमा हो जाएंगे। अभी ज़्यादा लंबा बयान मैं करता नहीं, सबर रखो। मैं बोला थोड़ा सा सबर रखो, थोड़ा चलते रहता 19 भी एडजस्ट। अरे काय का एडजस्ट? बोले ये उसूल की बात है। ये यहाँ पे ये सबर की और तहम्मुल और बर्दाश्त का मसला नहीं है। सबर कब है? हम खड़े सब आप सबको नंबर से दे रहे और फिर भी आपको लेट हो रहा बोले पकाने में, तो हम थोड़ा सब्र कर सकते। नहीं भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, सबको दे रहे नंबर से और लग रहा होगा जो पकाने वाला है उसको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, वो बीमार होगा या फिर कुछ ज़्यादा उसके ऊपर वर्क होगा, कोई बात नहीं। इसको बोलते बोले सब्र। ये सब्र नहीं, बेउसूली है ये कि जो लोग बैठे हुए हैं वो एड़े हैं, वो दीवाने हैं नंबर लगा के बैठने वाले, और बाहर से बुलेट पे आते चले गए धूम हिलाते हुए उसके पास। तो क्या होता है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। कारोबारी लाइन में आपके उसूल होना चाहिए, ज़ाब्ते होना चाहिए। सबको नंबर से दो, बराबर से, आजीजी से बात करो, इनकिसारी से बात करो यार, तवाज़ो से। कमा रहे तुम बहुत ज़्यादा तो वो मस्ती में मत आओ कमाए हुए पैसों का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर, तो एक्चुअल में ये मेरी काफ़ी लंबी तकरीर हो गई होंगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये पूरी सुनो और सब लोगों को भेजो, ठीक है? तो 750 करोड़ की जो कंपनी खड़े होती है वो ऐसे ही नहीं होती है। सबसे पहले आपकी नीयतें दुरुस्त होना चाहिए। आपको जो मुआशरत और मुआमलात वाला इस्लाम है, मुआमलात वाला इस्लाम, वो पता होना चाहिए। आपके मुआमलात साफ साफ हो, दूध के दूध पानी के पानी। जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलती है, क्यों चलती है, क्यों तरक्की करते हैं? क्योंकि उनके अपने उसूल लिखे हुए होते हैं, वो उसूल से हट के कोई काम नहीं करते। ये होना चाहिए। और अभी असल में ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया, मेरी नमाज़ अभी तक हुई नहीं, लोग बाहर इंतज़ार में बैठे हुए हैं जमात के लिए। तो मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये टॉपिक को बाद में भी हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और आपको वो चीज़ें बताएंगे जिससे आप आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सको। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।